समाज और सरकार की भागीदारी से चल रही नर्मदा सेवा यात्रा को गंतव्य तक पहुंचाने का दायित्व जन अभियान परिषद पर है और बड़ी खुशी की बात है कि जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष प्रदीप पांडे जी आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद है। तो आइए हम उनसे नर्मदा सेवा यात्रा के विषय में चर्चा करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत धर्म ज्योति चैनल में। नर्मदा सेवा यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। पहले तो आपको भी नमस्कार। नाम आपका चैनल का धर्म ज्योति है। मन को आनंद आ रहा है कि धर्म और ज्योति दोनों शब्दों के साथ में इस राष्ट्र की संस्कृति, इस राष्ट्र का गौरव ये जुड़ा हुआ है। तो निश्चित रूप से मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे इंटरव्यू का मौका धर्म ज्योति इस चैनल में मिला। नमामि देवी नर्मदा सेवा यात्रा एक ऐसा प्रकल्प है जो हमको सृष्टि और प्रकृति, मानव होने के नाते हम सबकी अपनी कुछ भूमिका है और उस भूमिका को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक कल्पना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के मन में आई और उस कल्पना को साकार रूप करने के लिए जब मैदान में हम लोग उतरे तो निश्चित रूप से मन को लगा कि एक ऐसी यात्रा जो 144 दिन चलने वाली है, माँ नर्मदा के दोनों तट दक्षिण और उत्तर में चलने वाली है। तो 144 दिन यात्रा चलना है तो इस यात्रा के जो उपदेश हैं और बाकी की जो जन जन तक पहुंचाने वाली व्यवस्था है उसको करने के लिए हम सब की कुछ न कुछ भूमिका है और इस भूमिका को हम सब ने एक दूसरे के सहयोग से मिलके आगे बढ़ाई है। और सहयोग की भूमिका में जब बोलते हैं तो मध्य प्रदेश का जो कुछ शासन तंत्र है उसकी भूमिका है, हमारे संतों की भूमिका है, समाज के हर वर्ग की भूमिका है, समाज के हर मज़हब की भूमिका है, उसमें उद्योग क्षेत्र हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, पर्यावरणविद हो और पत्रकारिता के क्षेत्र के लोग हों, इन सब की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। 116 दिन की यात्रा अभी तक पूर्ण हो चुकी है, अभी चल रही है यात्रा। तो इस यात्रा में हमें कितनी सफलता मिली, किस वर्ग के लोग ज़्यादा आए हैं? यात्रा निरंतर 116 दिन में अगर मैं वर्ग का कोई वर्गीकरण करूं तो मेरा एक लाइन का इस पूरी यात्रा के बारे में जो अनुभव है वो सामाजिक समरसता की जो भूमिका है, ये समरसता शब्द खाली बोलने का नहीं, इसको जीने का है। तो जीते हुए जब देखा तो मंडला हो, डिंडोरी हो, समस्त समाज, विशेष करके वनवासी बंधुओं की जो एक उत्साह था वो देखने लायक था। वहाँ पर क्रिश्चियन समाज हो, मुस्लिम समाज हो, बोहरा समाज हो, सभी तरह के लोग यात्रा की शुरुआत में मुझे हर जगह ध्वज का पूजन या स्वागत करते हुए दिखे। और जब संकल्प होता है कि हमको माँ नर्मदा के लिए क्या करना चाहिए, यात्रा तो निकल जाएगी, 11 मई को समापन भी हो जाएगा, पर हमको करना क्या है, इस विषय पे जो जनसंवाद हुए उसमें भी उपस्थिति समाज के हर वर्ग की दिखी। अब इस वर्ग की दृष्टि से मुझे ध्यान में आता है कि सबके मन के भाव जो माँ नर्मदा के प्रति हैं वो अद्भुत है। नरसिंहपुर में एक स्थान था, उस गांव का नाम एकदम से ध्यान नहीं आ रहा, पर उस गांव के अंदर एक मदरसे के अंदर जनसंवाद हुआ और उस जनसंवाद के अंदर मैं और अपने महामंडलेश्वर अखिलेशानंद जी हम दोनों उपस्थित थे। तो शायद ऐसा लग रहा था कि हम दो को छोड़ के पूरा गांव मुस्लिम समाज का है और बड़े वरिष्ठ और ऐसे मुस्लिम समाज के बंधु वहाँ बैठे थे और बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि माँ नर्मदा के बारे में अपन तो बोल रहे हैं, इनके मन में क्या है। तो मैंने एक लगभग 65 वर्ष की आयु के दादा को निवेदन किया कि आप थोड़ा सा बोलेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। अद्भुत बोले, उनके मन के भाव उर्दू के शब्द थे। मुझे लगता है कि उनकी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं थी, पर गहराई बहुत थी। गहराई बहुत थी। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने कुरान में कोई चीज़ लिखी है उसका भी उल्लेख उसमें किया है। वैसे हम बोलते हैं जल ही जीवन है,
तो उस पूरी अगर हम जनसंवाद में निष्कर्ष निकालें तो उन्होंने इस बात को प्रामाणिकता से बोला कि जल ही जीवन है और हमको माँ नर्मदा के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। जल के प्रति सबकी धार्मिक आस्था और जलीय जीवन में सबकी जुड़ी हुई है। इसकी वैज्ञानिकता लोगों को अभी और जानना बाकी है इसके बारे में, और क्या ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे लोगों का जल के प्रति और ज़्यादा, क्योंकि नर्मदा नदी सबसे प्राचीन नदियों में से एक है और अभी तक यही एक नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। पवित्रता और निर्मलता, इस विषय को लेके पर्यावरणविद हो, साइंटिस्ट हो, इनकी अपनी सबकी एक भूमिका है। हमारे यहाँ नदियों को हमने माँ बोला है, जीवित स्वरूप में उसका पूजन अर्चन करते हैं, मान्यता है। अब व्यवहार की जहाँ बात आती है तो उस व्यवहार के अंदर समाज में कुछ बातों को लेकर जागरण के साथ पवित्रता एक फैक्टर है, पर आबादी जहाँ बढ़ रही है और जहाँ शहरी क्षेत्र हैं, जैसे उस शहरी क्षेत्र के मलमूत्र को अगर हम विसर्जन के रूप में देखते हैं तो अंत में ऐसा मालूम पड़ता है कि फलानी नदी में इतने नाले मिल रहे हैं, उसमें इतने नाले मिल रहे हैं। तो वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट बनना और उस ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से फिर उसकी प्योरिटी की जांच करना, एक फैक्टर तो ये है जहाँ साइंस इन्वॉल्व है। पर हमारे यहाँ जो एक परंपरा है सनातन धर्म में, या हमारी जीवन पद्धति की एक भूमिका है कि मनुष्य बिगर पढ़ा लिखा होकर भी प्रयोग करता है, और प्रयोग करता है तो कई जगह पे मुझे देखने को मिला कि बोरी बंधान करते हैं या नेचुरल फिल्टर बनाते हैं। अब नेचुरल फिल्टर बनना है तो उसमें कोई रेता डालता है, बोल्डर डालता है, गिट्टी डालता है, पानी छन छन के स्टेप बाय स्टेप पहुंचता है। और शायद जबलपुर में इसका एक बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, और जिसका 2 करोड़ का ऐसा कोई प्लांट बनना था फिल्टर का, वो खाली 20 लाख रुपए में बना। ये मैंने कल स्वामी गिरीशानंद जी के वक्तव्य में सुना, तो मुझे ध्यान में आता है कि समाज के अंदर जो जल की पवित्रता को लेके भाव है, उसके अनेक पहलू हमारे सनातन धर्म में लिखे हैं। उसमें हम विसर्जित क्या करें, कौन सा सिक्का डालें, ऐसे अनेक तरह के विषय हैं। तो इसका भी समाज जागरण से जुड़ा हुआ विषय है, और पर्यावरण पे जो अध्ययन कर रहे हैं ऐसे जो वैज्ञानिक हैं या पर्यावरणविद हैं, उनकी भी जो अपनी राय है वो समाज के बीच में जाना चाहिए। इसलिए नर्मदा सेवा यात्रा में इस तरह के व्यक्तियों का भी सहभाग हुआ है, उनका भी मार्गदर्शन मिला है। और मार्गदर्शन मिला इसका अर्थ है कि वो लोग मन से इस काम में हमारे साथ जुटे हुए हैं। और माँ नर्मदा की जो पवित्रता का विषय है, जिसको हम अगर साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो जल की प्योरिटी, तो उस पार्ट में अगर अन्य नदियों का जल हमने वैज्ञानिक तरीके से जांच पड़ताल की तो शायद पवित्रता नर्मदा जी की सबसे ऊपर है, शुद्धता। और इसके लिए हम सब मध्य प्रदेश के जितने भी इस मान्यता को मानने वाले लोग हैं, उस माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हैं कि ऐसा शुद्ध जल अभी भी हम सबको मिल रहा है, और भविष्य में इस यात्रा के कारण जो समाज का परिवर्तन होते हुए माँ नर्मदा के संरक्षण के लिए ऐसी कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से, जो अभी तो नर्मदा सेवा यात्रा के दौरान लोग इस आंदोलन में जुड़ रहे हैं, ये अब राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है, लेकिन ये इसके बाद भी बाकी लोग आकर जुड़े। नर्मदा सेवा समितियों का तो गठन हुआ है, लेकिन इस समितियों के अलावा लोगों में और कैसे जागरूकता आए और आगे आकर इसमें सहयोग प्रदान करें। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि एक फैक्टर रहता है कि फॉलोअप क्या है, और वो फॉलोअप का स्वरूप मैंने जो देखा इस यात्रा में, मुझे 9 से 10 गांव ऐसे मिले। बड़वानी का है, एक धार के अंदर मिला, ऐसे कुछ जिलों में ऐसे स्थान मिले जहां पर गांव के अंदर जिन बिंदुओं को लेके हम यात्रा निकाल रहे हैं, उन बिंदुओं का परिपालन 4 साल पीछे से हो रहा है, या पहले से ही? हाँ, पहले से हो रहा है। तो वो देख के ऐसा लगा कि जैसे हमने विसर्जन कुंड की कल्पना की, जैसे हमने गांव की स्वच्छता और उसका मल जल कहाँ जा रहा है उसके बारे में बात की, हमने
मुक्ति धाम बनाने की बात की कि जलाशय माँ नर्मदा में न डालें, इसका आग्रह किया। तो ये सारी चीज़ें गांव के अंदर देखने को मिली। अभी एक और ऐसा विषय चल रहा है कि ओडीएफ, शौचालय युक्त हमको हर पंचायत करना है। तो उस के बारे में भी ज़बरदस्त जागरूकता है, और उस जागरूकता के कारण से मुझे लगता है कि नर्मदा तट के जितनी पंचायतें हैं लगभग 90% ये कार्य हुआ है, और इसके लिए सरकार और समाज दोनों धन्यवाद के पात्र हैं। एक प्रश्न आपने जो समाज बाद में क्या करेगा, तो एक महत्वाकांक्षी योजना बोलूं या मनुष्य अपने को प्रकृति से जोड़ने के लिए स्वयं के आय का कुछ हिस्सा कम कर सकता है क्या, तो ऐसी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी ने नर्मदा के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर तक वृक्ष लगाना, तो जो सरकारी ज़मीन है उसमें तो वन विभाग या बाकी की योजना बनेगी, पर जिनकी प्राइवेट लैंड है ऐसे कृषकों को भी निवेदन किया है कि अपने खेत में आप फलदार वृक्ष लगाइए, और उस फलदार वृक्ष के लिए गड्ढा खोदने से, वृक्ष देने से सब चीज़ में सब्सिडी है, और वृक्ष लगाने के बाद 3 साल तक 20,000 रुपये हेक्टेयर जब तक कि फल ना आ जाए सरकार उनको देने वाली है। तो इस योजना से बड़ा लाभ मिल रहा है, और कई जगह पे ऐसी प्राइवेट लैंड पे वृक्षारोपण फलदार पौधों का हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया है, अन्य हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री उन्होंने भी किया है। हमारे मध्य प्रदेश शासन के जो वन मंत्री हैं माननीय गौरी शंकर जी सेजवार, जो जबलपुर के प्रभारी हैं, उनकी भी ज़बरदस्त रुचि है इन सब कामों को लेके। तो मुझे लगता है कि ये परिणाम बहुत सुखद होगा, और देश और दुनिया में इतना बड़ा अभियान किसी नदी को लेकर चलना, शायद आप लोग भी इस विषय को जानकारी के रूप में एकत्र कर रहे होंगे। मेरा मन का विश्वास है कि इतना बड़ा अभियान अभी तक नहीं चला, और प्रामाणिकता इसलिए है कि लोग मन से जुड़ रहे हैं। किसी को ये नहीं लग रहा है कि बुलाया गया है तो जाना है, क्योंकि मैं अगर यात्रा 116 दिन चली है तो मैं 99 दिन यात्रा में रहा हूँ, और 16 ही जिले मैंने यात्रा में सब स्वरूप को देखा है। तो लोगों के भाव अद्भुत हैं, लोग मन से जुड़ रहे हैं, और सरकार की भी मैं प्रशंसा इस बात की करूँगा कि सारा प्रशासनिक तंत्र ऐसा लग रहा था जैसे अपने परिवार में कोई शादी विवाह होता है तो परिवार भाव में सब लोग काम बांट के लग जाते। लोगों में जन जागृति आई है कि हमें माँ नर्मदा का संरक्षण करना है। अभी आगे की यात्रा बाकी है, अभी कुछ दिनों की, तो ऐसी कुछ योजनाएं आने वाली हैं जिससे और जो जनहित के लिए हों। जनहित की योजनाओं की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बेटी बचाओ वाले विषय की कल्पना आपके सामने स्पष्ट होगी। बेटी है तो कल है, इसकी भी स्पष्ट होगी, बेटी है तो सृष्टि है। अब इस योजना को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हायर एजुकेशन का जो पार्ट है, जिसमें ऐसे माता पिता जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, इसमें कोई बीपीएल या कास्ट लेवल नहीं है, ये समग्र समाज के लिए योजना है, और वो अगर 75% अंक से पास होके हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो उन सबको सरकार उन लोगों की जो फीस वगैरह है वो भरेगी। एक बड़ा ऐसा एक घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी की है, जो मुझे लगता है कि समाज के शिक्षण की जो हमारी स्थिति है उसको ऊपर तक पहुंचाएगी, और हर तबके को ये महसूस होगा कि हम आगे पढ़ सकते हैं। जो ये नर्मदा सेवा समितियों का गठन हुआ है, क्या उनको कार्य करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार की तरफ से प्राप्त होगी? अभी नर्मदा मिशन करके जो गठन हुआ है उसकी जो बॉयलर्स हैं, उसकी जो कार्य पद्धति है वो अंतिम स्वरूप में जा रही है, और मुझे लगता है कि जब सेवा शब्द बोला जाता है तो मन के भाव ये होते हैं कि हम जिस काम को कर रहे हैं उसके एवज में हमको कुछ मिलना चाहिए या ना मिलना चाहिए। तो सेवा एक चीज़ सिखाती है अनादिकाल से, नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर ये वाक्य हमारे धर्म में लिखा है तो शायद हमारे बुजुर्ग जितने हुए या संत महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, तो सेवा की डेफिनेशन से मुझे लगता है कि इस तरह का विषय कहीं सामने आएगा।
ऐसा नहीं लगता है। पर अगर अभी नर्मदा कोष का जैसे गठन हो रहा है, तो नर्मदा कोष के द्वारा सरकार को कहीं ना कहीं से धनराशि तो प्राप्त होगी, तो क्या वो धनराशि इन सेवा समितियों को दी जाएगी? निश्चित रूप से धर्म के जो काम हैं या सेवा समिति के जो काम हैं, उस काम के अंदर जो कोष इकट्ठा हो रहा है, उस कोष का उपयोग माँ नर्मदा के संरक्षण के लिए ही होने वाला है। पर उसका स्वरूप क्या तय होगा? हमने अगर ये कहा कि हमने 5 करोड़ 5.5 करोड़ वृक्षारोपण किए, तो होता है कि सर्वाइवल रेट क्या होने वाला है, नए पौधे लगाना है, फिर उसकी रखरखाव करना है, उसकी जल की व्यवस्था करना है। बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहाँ पर पानी की कमी होगी, तो वहाँ हमको अन्य साधन से जल पहुँचाना पड़ेगा। तो इन सब योजनाओं का स्वरूप सामने आने पर उसका क्या उपयोग होगा, वो सारी जानकारी आप तक आएगी, क्योंकि पैसा इकट्ठा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं, और उसका कोष बनेगा और बहुत अच्छा कोष बनेगा। क्यों, मेरे पास समाचार आ रहे हैं, अपने देश से नहीं बाहर से भी समाचार आ रहे हैं। हम योजना को सरकार की व्यवस्था में अंतिम रूप से जब उस कार्य को कैसे ठीक किया जाए, तो उसका अर्थ के विभाजन की जानकारी लिखित रूप में आप तक पहुंचेगी। और हम सब का उद्देश्य यही है कि माँ नर्मदा के लिए जो संकल्प हमने लिया है वो पूर्ण होना है। तो परिश्रम भी करेंगे, पसीना भी बहाएंगे, पैसा भी लगेगा, पर परिणाम देखेंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी हम सबको धन्यवाद देगी।